नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के टीके के विकास, वितरण और प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत भविष्य के लिए नई और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मध्य प्रदेश और गुजरात में कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया और 4 दिवसीय छठ महापर्व आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वैक्सीन की आपूर्ति, वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों की कल एक बैठक में समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि कोविड वैक्सीन के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण की सभी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोविड-19 की 5 वैक्सीन विकास के उन्नत चरण में पहुंच गई हैं, जिनमें से 4 दूसरे या तीसरे चरण में और 1 पहले या दूसरे चरण में है। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर, भूटान, स्विट्जरलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रिया और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों ने भारत में वैक्सीन के विकास और इसके प्रयोग के लिए साझेदारी में गहरी रुचि दिखाई है। वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों, शीत भंडारण तथा सिरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ़ चुकी हैं। चिकित्सा और नर्सिंग के शिक्षकों और छात्रों को टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि अनुसंधान और विनिर्माण में सर्वोच्च वैश्विक स्तर सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों और नियामकों को शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के उपचार की दवा के विनिर्माण और उसके आपातकालीन प्रयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। सरकार ने कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई है। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि वैक्सीन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए सभी विनियामक मंजूरी लेने की चरणबद्ध योजना तय की जाए। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन विकास के व्यापक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोविड से रोकथाम के उपायों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए तथा मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का कड़ाई से पालन होना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, नीति आयोग में स्वास्थ्य के प्रभारी सदस्य, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, स्वास्थ्य सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी तथा भारत सरकार के संबंधित विभागों के सचिव शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है 21वीं शताब्दी में सभी के लिए अवसर जुटाना। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। इस वर्ष G20 संगठन के नेताओं की ये दूसरी बैठक है। G20 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से कोविड महामारी से समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक रूप से उभरने पर केंद्रित होगा। सम्मेलन के दौरान संगठन के नेता महामारी से निपटने की तैयारियों और रोजगार बहाली के उपायों और साधनों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के युवराज के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद इस वर्ष मार्च में G20 का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें संगठन के नेताओं के बीच कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और इसके लिए समन्वित वैश्विक प्रयास करने पर सही समय पर सहमति बनी थी। भारत इस संगठन में सऊदी अरब और इटली के साथ G20 देशों के नेतृत्व के रूप में प्रवेश करेगा। इटली इस वर्ष 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता का दायित्व संभालेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में लगभग 2600 विद्यार्थी डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले मोनोक्रिस्टलाइन सौर फोटो वोल्टाइक संयंत्र और जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन, ट्रांसलेशनल रिसर्च सेंटर और खेल परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 5,555 करोड़ रुपए से अधिक है। परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने की योजना है। इसमें 2,995 गांवों के सभी घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे इन जिलों की लगभग 42 लाख आबादी को लाभ होगा। इन सभी गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति और पानी समिति का गठन किया गया है, जो संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी। परियोजनाओं के आधारशिला आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन समितियों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगे और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज दोपहर चेन्नई पहुंचेंगे। अपने प्रवास के दौरान गृह मंत्री चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे और 5वां जलाशय शहर को समर्पित करेंगे। ये जलाशय चेन्नई शहर की पानी की जरूरतें पूरी करेगा। श्री शाह कोयम्बटूर में एलिवेटेड रोड का भी शिलान्यास करेंगे तथा बुनियादी सुविधाओं की अन्य कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज शाम श्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तमिलनाडु में अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने कल ई-रुपे कार्ड परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान परियोजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। पहले चरण की परियोजना पर अमल के बाद भारत से भूटान जाने वालों को एटीएम और पीओएस टर्मिनल के इस्तेमाल की सुविधा प्राप्त हुई है। श्री मोदी ने कहा कि दूसरे चरण की परियोजना की शुरुआत से भूटान के नागरिकों को भारत में ये सुविधाएं मिलेंगी। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी के कठिन समय में भूटान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भूटान की आवश्यकताएं पूरी करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। प्रधानमंत्री ने भूटान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। भूटान ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साउथ एशिया सैटेलाइट का और प्रभावी उपयोग कर पा रहा है। हमने पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स दिसंबर में इसरो जाएंगे। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भारत महामारी के दौरान और मजबूत होकर उभरेगा। श्री शेरिंग ने वैक्सीन तैयार करने के बाद भूटान को इसे उपलब्ध कराने के आश्वासन पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। I would like to take this opportunity to convey our appreciation for your unwavering support that we have extended to Bhutan for the COVID-19 responses. This is highly appreciated as we know that India is confronted with similar tasks but at much bigger scale. Your Excellency's leadership in tackling the pandemic at home
is highly commended. I'm sure India will come out much stronger from the pandemic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों के मारे जाने के मद्देनजर शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के भारी तबाही और विनाश के मंसूबे को विफल कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया है और उनकी चौकसी की वजह से ही जम्मू कश्मीर में सबसे निचले स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने के आतंकियों के नापाक इरादे विफल कर दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एक मुठभेड़ में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद गिरोह के 4 आतंकी मारे गए थे। इस अभियान में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के टीके के विकास, वितरण और प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत भविष्य के लिए नई और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मध्य प्रदेश और गुजरात में कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया और 4 दिवसीय छठ महापर्व आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत भविष्य के लिए नई और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री गोयल कल भारतीय उद्योग परिसंघ के एशिया हेल्थ 2020 शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कम विकसित और गरीब देशों सहित सभी के लिए किफायती दाम पर कोविड-19 की वैक्सीन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन की खोज के साझा प्रयासों ने सभी को एक साथ ला दिया है। श्री गोयल ने कहा कि देश में कोविड वैक्सीन को विकसित करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती, हम महामारी के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। श्री गोयल ने कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान को इतिहास याद करेगा। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 93.6% हो गई है। अब तक 84,28,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में देश भर में 44,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। देश में कुल 4,43,794 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दिन में 45,882 लोग संक्रमित हुए। एक दिन में 584 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 1,32,162 हो गई है। देश में कोविड मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में 10,83,000 से अधिक जांच की गई हैं। अब तक कुल 12,95,00,000 से अधिक जांच हो चुकी हैं। समाचार कक्ष से अरुण होरा। छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 2,20,000 हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1,95,000 से अधिक लोग इस महामारी के उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने रायपुर शहर में प्रवेश के हर प्वाइंट पर कोविड जांच केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा है। दूसरे राज्यों या जिलों से रायपुर आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और यदि इनमें से कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे उसके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अस्पताल या होम आइसोलेशन में रखा जाए। राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टर बार बार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि कोरोना के लक्षण दिखने पर 24 घंटों के भीतर जांच करा लें। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में नगर निगम ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए किन्नर समुदाय के लोगों को स्वच्छता कमांडो के रूप में नियुक्त किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में लॉकडाउन लगाने संबंधी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। राज्य के 7 जिलों के जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति पर एक बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। प्रदेश के 5 जिलों में पिछले सप्ताह तेजी से पॉजिटिव केस बढ़े, इसलिए फैसला किया है कि 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक
रात्रिकालीन कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाए। जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती, कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 5 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज से हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकार ने राज्य में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला भी लिया है। यही नहीं, महाविद्यालय भी अभी बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9वीं से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थी कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन के लिए स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। वहीं सिनेमाघर भी पूर्व की व्यवस्था के अनुसार 50% दर्शक संख्या के साथ संचालित हो सकते हैं। कोविड-19 पर कल भोपाल में आयोजित एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाकर कोरोना की स्थिति के संदर्भ में सुझाव प्राप्त किए जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करवाने तथा विवाह समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रखने के निर्देश भी दिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात सरकार ने सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये घोषणा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कल शाम गांधीनगर में की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अस्पतालों में कोविड से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था है। इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कल रात 9 बजे से अहमदाबाद में 1 सप्ताह का कर्फ्यू लगाया गया था। राज्य सरकार के अनुसार विभिन्न शहरों में कर्फ्यू लागू करने का उद्देश्य हाल ही में कोविड-19 के मामलों में देखी गई बढ़ोतरी को नियंत्रण में लाना है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ दवाई, दूध और पेट्रोल सहित अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। राज्य परिवहन की बसें कर्फ्यू वाले शहरों में कर्फ्यू के दौरान नहीं चलाने का फैसला किया गया है। इस बीच राज्य में कोविड-19 के नए मामलों में उछाल अभी भी जारी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 1420 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद में सबसे अधिक 327 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि सूरत में 246 नए मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 13,000 को पार कर गई है, जिसमें से 92 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बृहन मुंबई नगर निगम क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूल इस साल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। इस बीच राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि प्रदेश के अन्य भागों में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को 23 नवंबर से खोले जाने के मामले में अंतिम फैसला संबंधित जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग और वार्ड अधिकारी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। मुंबई महापालिका के शिक्षा अधिकारी महेश पालकर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी, 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय सारणी पर ही होगी। वहीं दूसरी ओर सिंधुदुर्ग जिले में प्रशासन स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। परिसर के स्वच्छता और माता पिता से अनुमति पत्र प्राप्त करने के साथ जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए कोविड-19 परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। जिला अस्पताल में 40 वर्ष से अधिक आयु तथा सहरुग्णता से ग्रसित शिक्षकों तथा स्कूली कर्मचारियों का RT-PCR परीक्षण किया जाएगा। अन्य कर्मचारियों और शिक्षकों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोविड-19 का वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण पूरा होने के बाद इसका वितरण आरंभ हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित 2 टीकों का नैदानिक परीक्षण जारी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर ने कल चेन्नई में बताया कि जैसे ही परीक्षण पूरा होगा और केंद्र सरकार अनुमति देगी, राज्य में टीकों का वितरण आरंभ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरोग्य सेतु ऐप का बैकएंड कोड सभी के लिए जारी कर दिया है। बैकएंड कोड किसी भी मोबाइल ऐप का डेटा संग्रह करने और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे पहले एंड्रॉयड और iOS प्रारूप के सोर्स कोड जारी किए गए थे। सरकार की कोड संग्रहण साझा करने की नीति के अनुसार ऐप विकसित करने वाले विशेषज्ञों के लिए बैक एंड सोर्स कोड जारी किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप
उपयोगी सिद्ध हुआ है और इस ऐप के सोर्स कोड को जारी करना पूर्ण पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेस्मिक सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सर्वेक्षण को महानदी घाटी और आसपास के इलाकों में ओडिशा के 8 जिलों के 5 प्रखंडों में शुरू किया जाएगा। कर्नाटक में कोविड-19 महामारी के दौरान 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने बताया कि देश में कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सर्वाधिक निवेश हुआ। बेंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेलन में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन की स्थापना की गई है। राज्य में अगले 5 वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात के जरिए 115 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत 7,000 से अधिक स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 4 दिन का छठ पूजा पर्व आज देश के विभिन्न भागों में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने जलाशयों के पास एकत्र होकर सूर्य देवता की प्रार्थना की और अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। इस साल छठ का त्योहार कोविड महामारी की स्थिति के बीच मनाया गया। ये पर्व शुद्धता और सूर्य के प्रति आस्था से जुड़ा है। सूर्य को पृथ्वी पर जीवन का स्रोत और ऐसा देवता माना जाता है जो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक और अन्य नदियों पर आज सवेरे सूर्य देवता की प्रार्थना के लिए लोग एकत्र हुए। बड़ी संख्या में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, घाघरा और अन्य नदियों के किनारे छठ घाटों पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। औरंगाबाद, रोहतास, पटना, भोजपुर, नवादा, नालंदा, नवादा जिले के सूर्य मंदिरों तथा पौराणिक महत्व के कुछ अन्य स्थानों पर श्रद्धालुओं ने छठ पर्व के अंतिम दिन विशेष पूजा अर्चना की। इधर अर्घ्य अर्पित करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास सीमा के दोनों ओर से सुबह से ही छठ व्रतियों का तांता लगा रहा। कोविड-19 को लेकर राज्य के सार्वजनिक छठ घाटों पर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी देखी गई। सावधानी बरतते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने कृत्रिम जलकुंड बनाकर अपने घरों की छतों पर ही छठ व्रत किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश में अनेक भागों में आज सवेरे छठ पूजा का आयोजन हुआ। लोगों ने नदियों और जलाशयों के पास उगते सूरज को अर्घ्य दिया। कल शाम की तरह आज सुबह भी हजारों छठ व्रती प्रदेश भर की नदियों और तालाबों के किनारे इकट्ठा हुए और उगते सूर्य की आराधना की। खासतौर पर पूर्वांचल के इलाकों में यह त्योहार भव्य तरीके से मनाया गया। आज सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत का समापन हुआ। प्रशासन द्वारा इस मौके पर घाटों पर खास इंतजाम किए गए थे। कई स्थानों पर घाट पर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई और पुलिसकर्मियों ने भी लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। श्रद्धालुओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कई स्थानों पर मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। राज्य सरकार ने सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करते हुए श्रद्धालुओं को छठ पूजा नदियों और जलाशयों के किनारों पर मनाने की इजाजत दी थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आज विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदायों, मछली पालकों और संबद्ध हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ये दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया था। और अब आज के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल रखे हैं हमारे सहयोगी बलबीर सिंह गुलाटी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 22 डिग्री और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के
बीच रहने की संभावना है। उत्तरी भारत में जम्मू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में सुबह आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद और शाम में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, दोपहर या शाम तक हल्के बादल छा सकते हैं, तापमान 3 डिग्री और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद विशाल। जम्मू में 4 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री का बयान सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता का शीर्षक है, नगरोटा मुठभेड़ में बड़े विनाश के प्रयास नाकाम। प्रधानमंत्री ने सतर्कता के लिए सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया। वहीं नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जो 4 आतंकी ढेर हुए वो 26/11 दोहराने आए थे। गृहमंत्री शाह और एनएसए ने पीएम को दी नापाक मंसूबों की जानकारी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ने को अधिकांश अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हरिभूमि लिखता है, कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी तेजी, 90 लाख के पार पहुंचे मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 98 लोगों की मौत। नवभारत टाइम्स लिखता है, घर घर जांच, मास्क पर कटे खूब चालान, दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पर हुई रैंडम जांच। वहीं हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान को प्रमुखता दी है, कोरोना की तीसरी लहर से उबर रही दिल्ली। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में 15वें स्थान पर भारत। आईआईटी दिल्ली के छात्र रोजगार पाने में सबसे आगे। इस खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। बड़े उद्योग शुरू कर सकेंगे बैंक। दैनिक जागरण ने इसे मुख्य पृष्ठ पर देते हुए लिखा है, आईबीआई के पैनल की सिफारिश, बैंकिंग ढांचे में व्यापक बदलाव की तैयारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीके के विकास, वितरण और प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत भविष्य के लिए नई और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मध्य प्रदेश और गुजरात में कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया और 4 दिवसीय छठ महापर्व आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।